हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 6वीं विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में आपको हम जो अध्याय 4 के बारे में पढ़ाएंगे। अध्याय 4 में आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। बच्चों, इसके पहले आप ये ध्यान दीजिए कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका ये 3 विषय से बनी है। पहली विषय विज्ञान है, तो आपको शुरू में सबसे पहले विज्ञान दिया रहेगा, फिर गणित और फिर सामाजिक विज्ञान। ये कौन सी एडगेट अभ्यास पुस्तिका किस क्लास के लिए? कक्षा 6 के लिए। तो बच्चों, इसमें हम आज गणित पढ़ेंगे। गणित में क्या दिया है, गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पे आज आपके लिए अध्याय 4 पढ़ाएंगे हम। अध्याय 4 देखिए क्या है, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। अध्याय 4 में किया आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। तो बच्चों देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं हम। इसमें दिया है प्रश्न 1, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह को जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, हमने इसका उत्तर लिखे हैं। इसका उत्तर है, ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु जैसे उदाहरण के लिए क्या है, देख लीजिए। जैसे हमने ये क्या हुआ, एक बिंदु लगा दिए। ये क्या हुए, ये बिंदु लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये ज्यामिति के एक सूक्ष्म चिन्ह है जो कि यह निर्धारित करता है कि ये बिंदु है। आप इसको नाम बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, इस बिंदु का नाम ए दे सकते हैं। तो ये जो है, जो सूक्ष्म चिन्ह है, यही क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 2 है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। जैसे देखिए, हमने एक बिंदु ए ले लिए और दूसरा बिंदु कौन सा लिए? बी, और इन दोनों क्या कर दी, हमने जोड़ दिए। तो ये क्या बन गया? एक रेखाखंड बन गया। और इसको हम लिखेंगे कैसे? संकेत के रूप में। जैसे हमने नाम दिए इसको ए और बी, तो ए बी और उसके ऊपर लाइन खींच दी है, तो क्या कहलाएगा? ए बी रेखाखंड कहलाएगा। तो ए बी एक रेखाखंड है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे हल हुआ। सबसे पहले हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो सूक्ष्म चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। दूसरा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देख लीजिए। यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी, देखो ए बी के ऊपर एक लाइन खींचिए तो इसे क्या कहेंगे? रेखाखंड। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा हमने बताया है। यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत जिसे रोका ना जा सके, जिसका अंत ना हो, अंत के विस्तृत किया जाता है, तो इस प्राप्त आकृति को रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। यदि हम क्या करते हैं, दो बिंदु ले लिए। उदाहरण के लिए देखो, हम कैसे दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिए और दूसरा बिंदु ये ले लिए, तो इससे क्या बन गया हमारा? ये रेखाखंड बन गया। ये क्या बन गया? रेखाखंड बन गया। अब इसके अंततः इसको नाम दे दिए ए और इसको नाम दिए बी, और इसके आगे और बढ़ाते हैं हम, अंततः अंत के लिए विस्तृत करते हैं, यानी जो रुकने वाली नहीं है। तो ये क्या बन जाती है? हमारी रेखा। और इसको दोनों तरफ तीर के निशान बताएंगे हम, तो उससे क्या होगा? ये समझ आएगा कि बिंदु अंत तक चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ए और बी एक रेखाखंड हो गया। इसके ए के इधर एक अंत बिंदु लिए और इसके बी के इधर भी लिए, और ये तीर के निशान से दर्शाया। दोनों साइड तीर के निशान है, यानी अंत तक चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो इस प्रकार जो होता है, इसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं?
यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, देखिए इसका उत्तर है यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमने बताया है, देखिए एक ये हो गई रेखा और दूसरी रेखा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है और इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? P हो गया। तो इस प्रकार से आप ये ए और बी ये क्या है? रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहाँ कर रहे हैं? P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा? P कहलाएगा। इसके बाद बच्चों आपको हम प्रश्न क्रमांक 5 बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? समानांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो समानांतर रेखाओं को समझाना है और जो हमारे परिवेश यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे संबंधित कोई 4 उदाहरण देना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समानांतर रेखा क्या है इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो समानांतर रेखा ऐसी रेखा है जो प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। समानांतर रेखाओं को इंग्लिश में पैरेलल रेखा लाइन भी कहते हैं। तो देखिए समानांतर रेखा की परिभाषा क्या होगी? ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसके जो हमारे परिवेश है उसके 4 उदाहरण बता देते हैं। जैसे हम स्केल के सम्मुख किनारे, जो स्केल होते हैं उसके आमने सामने के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं, वो एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा है रेल की पटरी। बच्चों आपने रेल की पटरी देखे होंगे। रेल की पटरी दोनों एक दूसरे कैसी होती है? समानांतर होती हैं, वो एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती, वे समानांतर एक लाइन से समान दूरी पर चलती रहती है। तो ये बच्चों आपका दूसरा नंबर का उदाहरण हुआ। फिर देखिए आप खिड़की की सलाखें, जो खिड़की में सलाखें लगती हैं वो भी क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वो एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करती। इसके बाद चौथा नंबर दरवाजों के सम्मुख किनारे, जो दरवाजे के सम्मुख किनारे होते हैं जिन्हें हम चौखट कहते हैं, वह भी एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको जो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताया यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6। किरण किसे कहते हैं? अ नंबर और ब नंबर दिए, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम बताइए। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम किरण के बारे में बता देते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो किरण की परिभाषा देखिए। किरण रेखा का एक भाग है। किरण रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में किसी भी अंत के विस्तृत होती है। तो किरण की परिभाषा क्या होगी? किरण रेखा का एक भाग है। किरण क्या है? जो रेखा होती है उसका एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है। किससे? एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में किसी अंत के विस्तृत होती है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, ये एक बिंदु दिया, वो यहाँ से ये एक और विस्तृत हो रही है, आगे बढ़ते जाएगी, तीर यानी कि अंत तक जाते जाएगी। इसका निश्चित वो नहीं कि कहाँ पे जाके समाप्त होगी। इसी प्रकार ये किरण है, दूसरी ये भी किरण है। और इसमें कहा है ब नंबर में क्या कहा है? आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम बताइए। तो ये ओ ए क्या है? एक किरण है। ओ सी क्या है? किरण है। ओ बी क्या है? किरण है। ओ एन किरण है। और हम इन्हें कैसे लिखेंगे ये आपको लिखे बताया हमने। ब नंबर किरण ओ ए, देखो चित्र में किरण क्या हो गई? ओ ए, फिर उसके बाद किरण ओ बी, उसके बाद किरण ओ एन, फिर उसके बाद किरण ओ सी। इस प्रकार बच्चों हमने आपको ये कौन सा प्रश्न बता दिए? प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। निम्न आकृति जो ये दी हुई हैं बच्चों, इन प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 6 के प्रश्न क्रमांक 82 में भी देख सकते हैं। तो अब ये आकृति कैसी हैं इसके बारे में बताना है, खुली है या बंद है। तो देखिए ये आकृति नंबर 1 देखिए, आपको दिख रही होगी 1 नंबर की आकृति। आप इसको देखने से ही बता सकते हैं कि ये कैसी आकृति है। नंबर 1 आकृति कैसी दिख रही है? कहीं पे ये बंद नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? खुली आकृति।
उसके बाद नंबर 2 की आकृति देखिए। नंबर 2 की आकृति को देखने से ही आपको समझ आ रहा है कि यह आकृति सब तरफ से कैसी है, बंद है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए दूसरे नंबर की आकृति क्या कह रहा है कि बंद आकृति। अब तीसरे नंबर की आकृति को भी आप बता सकते हैं, ये कैसी आकृति है, खुली आकृति है। चौथे नंबर की आकृति ये 3 भुजाओं से बंद आकृति है, तो इसे क्या कहेंगे, बंद आकृति। 5वें नंबर की खुली आकृति और 6वें नंबर की बंद आकृति। तो अब इनको हम क्या करेंगे, सारणी में बताएंगे। बंद वक्र एक साइड लिखा है बंद वक्र, दूसरी साइड लिखा है खुला वक्र। तो बंद वक्र कौन कौन से हैं, देखिए 2, 4 और 6। 2, 4, 6 कैसे हैं बंद वक्र, तो ये लिख दी हमने 2, 4, 6 कैसे हो गए, बंद वक्र हो गए। उसके बाद खुला वक्र कौन सा, 1, 3 और 5, तो ये लिख दी हमने खुला वक्र 1, 3, 5। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 आता है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्न आकृतियों में कोणों व शीर्षों के नाम बताइए। ये एक आकृति बनी हुई है, 4 भुजाओं से बनी आकृति है और इसमें 4 कोण भी हैं। कितने कोण हैं, 4 कोण हैं। तो ये आकृति का नाम क्या है देख लीजिए, ABCD। 4 भुजाओं से बंद आकृति है और इसके जो शीर्ष है ABCD। तो ये कौन सी आकृति बनेगी, 4 भुजाओं से बंद आकृति, चतुर्भुज बन जाती है। अब प्रश्न में कहा है निम्न आकृति में कोणों और शीर्षों के नाम बताइए। तो ये A शीर्ष हो गया और इस A शीर्ष पे एक कोण बन गया, कोण A। दूसरा शीर्ष B हो गया, इस पे कौन सा कोण बन गया, कोण B। तीसरा शीर्ष C हो गया, इस पे कौन सा कोण बना, कोण C। और चौथा शीर्ष है D, इस पे कौन सा कोण बना आपका, कोण D। तो यहाँ पे लिख दी हमने कोणों के नाम क्या हो गए, कोणों के नाम कोण A, कोण B, कोण C एवं कोण D। और शीर्षों के नाम क्या हो गए, ABCD। आप इस प्रश्न की और समझ के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक गणित कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 82, 83, 84, 85 में देख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो आपका प्रश्न क्रमांक 8 था इसका उत्तर हमने आपको बताया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र को देखकर लिखिए। एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र कैसा है, वृत्ताकार है। और इस चित्र के जो ये वृत्ताकार है और एक चक्कर में चली गई दूरी, तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है। और इस वृत्त पे कौन कौन से बिंदु, A, B, Q, D, E, C। और यहाँ पे देखो E से D को मिलाए, फिर C से B को मिलाए, O से A को मिलाए और इस वृत्त के अंदर एक बिंदु जिसे नाम P दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, अब इसने कहा है दिए गए चित्र को देखकर वृत्त का व्यास एक जीवा और बहिर्भाग में एक बिंदु और त्रिज्याएं बताने को कहा है। तो सबसे पहले अ नंबर का बताते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है, सबसे पहले हमें वृत्त के व्यास की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। ऐसे बिंदु जैसे यहाँ पे वृत्त का व्यास क्या हो गया, BC, जो किससे होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। और वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है। उसके बाद दूसरा देखिए, ब नंबर क्या कह रहा है, एक जीवा। तो देखो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली जो 2 बिंदु हैं, ये देखो E और D, और ये ED क्या होगी, ED इसकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग मीन्स होता है वृत्त के बाहर का भाग। तो वृत्त के बाहर का भाग में जो बिंदु उसे क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। देखो वृत्त के बाहर कौन सा बिंदु है, Q बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, बहिर्भाग का एक बिंदु Q हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के एक छोर को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये O और O से वृत्त का केंद्र क्या हो गया, O, और इसका एक भाग क्या हो गया, A। O और A ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे OB भी वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त के केंद्र से B तक है, और O से C तक ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो अब इन प्रश्नों को हमने किस प्रकार से इनका उत्तर लिखे बच्चों, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले हम लिख देंगे अ नंबर, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो किससे होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, वह क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया, BC। दूसरा नंबर ब नंबर, एक जीवा। जीवा क्या है, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है, जीवा।
तो यहाँ जीवा क्या होगी आपकी ईडी। तो हमने लिख दी यहाँ पे ब नंबर में एक जीवा बराबर ईडी। बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग का वह बिंदु यानी जो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु वह क्या कहलाएगा, बहिर्भाग का बिंदु। तो उसको नाम दे दिए बिंदु क्यू, ये दिया हुआ है बिंदु क्यू। उसके बाद त्रिज्याएं, तो आपको बता दिए त्रिज्याएं क्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। देखिए वृत्त का केंद्र ओ से ए को मिला है तो ओ ए क्या हो गई त्रिज्या, ये ओ बी क्या हो गई त्रिज्या, ओ सी क्या हो गई त्रिज्या। बच्चों इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक क्या लेके आएंगे, प्रश्न क्रमांक 10 लेके आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, संलग्न चित्र एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। संलग्न चित्र है जिस एक चतुर्भुज है, ये चित्र है, इसमें ये क्या है एक चतुर्भुज है, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके आधार पर हमें क्या देना है, कुछ प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे दिया है चतुर्भुज, क्या दिया है ए बी सी डी दिया है। अब पहला प्रश्न अ नंबर है, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है। प्रश्न है क्या चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या बताएंगे, हाँ चतुर्भुज एक ए बी सी डी बहुभुज है। फिर इसके बाद दूसरा ब नंबर दिया, चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक हो गया ए बी सी, दूसरा क्या हो गया ए डी सी, दो त्रिभुज हो गए। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। फिर सा नंबर देखिए ए बी सी डी में शीर्ष की संख्या, तो देखिए यहाँ शीर्ष कितने होते हैं, चतुर्भुज है तो हमें मालूम होना चाहिए कि चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। तो चतुर्भुज 4 शीर्ष कौन से हो गए, ए बी सी डी। उसके बाद देखो यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों की संख्या पूछा है। तो बच्चों आपको हमने इसके पहले ही बता दिए कि चतुर्भुज में कोणों की संख्या कितनी होती है, 4 कोण होते हैं। जैसे कौन सा, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो बच्चों अब देखो हमने ये तो आपको ऐसे हमने समझा दिए, लेकिन हमको लिखना कैसे है। और इस प्रश्न की समझ के लिए आपको गणित कक्षा 6वीं पृष्ठ क्रमांक 83, 88 और 89 देख सकते हैं। बच्चों इसका अ नंबर का प्रश्न था, क्या था अ नंबर का प्रश्न, देखिए क्या चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे, अ नंबर लिखे, हाँ चतुर्भुज ए बी सी डी बहुभुज है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न कहा था चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमको उत्तर देना था, उत्तर में क्या लिखे हमने, चतुर्भुज ए बी सी डी में त्रिभुजों की संख्या 2 है। इसके बाद बच्चों स नंबर क्या कहा, चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष की संख्या कितनी है। तो उत्तर में दे देंगे बच्चों, चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष की संख्या 4 है। इसके बाद द नंबर क्या कह रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों की संख्या कितनी है। तो बच्चों इसके उत्तर भी हम दे सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये अभ्यास गेट अभ्यास पुस्तिका का जो अध्याय 4 था, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं का प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। अब इसके बाद अगला अध्याय जो आएगा आपका अध्याय 6 आएगा। लेकिन बच्चों आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अभ्यास 8 गेट अभ्यास पुस्तिका है, इस पुस्तिका में अध्याय 4 से शुरू क्यों किया, अध्याय 1, 2, 3 कहाँ गए। तो बच्चों इसको सिलेबस से कम कर दिया है। क्यों कम किया, क्योंकि कोरोना के कारण आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई। तो सीधे उसने कौन सा अध्याय लिया, 4 अध्याय लिया। उसके बाद आपका आने वाला अध्याय जो है अध्याय 6 है, उसमें दिया है पूर्णांक। तो इसके बाद हम पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका यहाँ पे अध्याय 4 समाप्त हुआ। अब इसके बाद अध्याय 6 पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों।